Hello students, welcome back our YouTube चैनल सक्सेस स्टडी एकेडमी। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग 10th क्लास सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है पावर शेयरिंग का, जिसे हिंदी में सत्ता की साझेदारी के नाम से जाना जाता है। इस चैप्टर के अंदर जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं, उसमें पहला टॉपिक आपका रहेगा अर्थ, जिसे कि इंग्लिश में मीनिंग कहते हैं। ना सेकंड रहेगा इसमें आपका बेल्जियम और श्रीलंका की स्टडी करेंगे, वो भी कंपैरेटिव, द कंपैरेटिव स्टडी बिटवीन बेल्जियम एंड श्रीलंका। नाउ थर्ड जो टॉपिक है आपका सत्ता की साझेदारी की जरूरत क्यों होती है, वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। नंबर 4 पे आपका सत्ता की साझेदारी के रूप, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो लेट्स बिगिन विद अवर टॉपिक नंबर 1, दैट इज मीनिंग ऑफ पावर शेयरिंग। मतलब कि अर्थ क्या होता है उसका। पहले हिंदी में देखेंगे। सत्ता की साझेदारी से अभिप्राय किसी देश के अंदर मौजूदा सरकार में सभी वर्ग के लोगों की भागीदारी से होता है। मीन पावर शेयरिंग रेफर टू पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल ऑफ ऑल ग्रुप इन करेंट गवर्नमेंट इन एनी नेशन। मतलब कि कोई कंट्री है और उस कंट्री के जो लोग हैं वो सभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं गवर्नमेंट के अंदर। दैट्स मीन उनमें पावर शेयरिंग हो रही है, उनके भी सत्ता की साझेदारी हो रही है। उस देश के मेजर जो ग्रुप है, उन ग्रुप के सभी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं गवर्नमेंट के अंदर। तो सीधा सीधा मतलब आता है इसमें कि ऐसी गवर्नमेंट जिसमें हर ग्रुप के लोग पार्टिसिपेट करें, लाइक डेमोक्रेसी। अब जो दूसरा टॉपिक है हमारे, इसमें हमने कंपैरेटिव स्टडी करनी है किसकी, बेल्जियम की और श्रीलंका की। तो यहाँ पे 2 डिफरेंट कंट्री दी गई हैं आपको, जिनमें आपको दोनों की पावर शेयरिंग देखनी कैसी कैसी है। नाउ फर्स्ट वन इसमें देख लेते हैं बेल्जियम के बारे में क्या है आपका। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो बेल्जियम है वो यूरोप का एक छोटा सा देश है। इट इज़ अ स्मॉल कंट्री ऑफ यूरोप। थोड़ा सा बाय मिस्टेक यहाँ पे बेल्जियम टाइप हो गया। दैन बात करें इसके एरिया की, तो इसका एरिया हरियाणा से भी छोटा है। एरिया इज़ द लेस दैन हरियाणा। इसकी आबादी लगभग 1 करोड़ से थोड़ी सी ज़्यादा है। पॉपुलेशन इज़ मोर देन 1 करोड़। 59% जो पीपल है इस देश के वो डच लैंग्वेज यूज़ करते हैं, जो कि फ्लैमिश एरिया के अंदर रहते हैं। 59% पीपल लिव इन फ्लैमिश रीजन एंड स्पीक डच लैंग्वेज। जो 40% जो पीपल हैं वो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं और वेलोनिया जगह पर रहते हैं। 40% पीपल लिव इन वेलोनिया रीजन एंड स्पीक जर्मन लैंग्वेज। लास्ट में जो 1% जो पीपल हैं इसके, जो 1% लोग हैं वो जर्मन भाषा बोलते हैं। ठीक है ना। जो इसे ब्रुसेल्स है, ब्रुसेल्स इसकी क्या कैपिटल है, राजधानी। तो बेल्जियम की जो राजधानी ब्रुसेल्स है, वहाँ पे जो 80% पीपल हैं वो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं और 20% जो पीपल हैं वो डच लैंग्वेज बोलते हैं। तो सेम यही इंग्लिश में लिखा है, ब्रुसेल्स इज़ द कैपिटल ऑफ द बेल्जियम वेयर 80% पीपल स्पीक फ्रेंच लैंग्वेज एंड 20% पीपल स्पीक डच। एक लाइन मिस हो गई इंग्लिश में। 1% पीपल स्पीक जर्मन लैंग्वेज इन बेल्जियम। तो नाउ अब रुक करते हैं अपने श्रीलंका की तरफ। देखते हैं जो सेकंड टॉपिक है हमारा श्रीलंका का, वो कैसा है। आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि श्रीलंका भारत के नीचे वाली जो कंट्री है उसी को कहा जाता है, जो कि एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर आता है। तो इट इज़ अ आइलैंड नेशन ऑफ द साउथ एशिया। यह दक्षिण एशिया का एक द्वीपीय देश। देखिए आइलैंड्स का मतलब क्या होता है, एक ऐसी जगह जो चारों तरफ से क्या हो, समुद्र से या पानी से कवर अप होती है। तो श्रीलंका भी हमारा एक ऐसी ही कंट्री है। नंबर 2, प्लेस ऑन द सम किलोमीटर डिस्टेंस फ्रॉम द साउथ कोस्ट ऑफ द तमिलनाडु। अगर हम तमिलनाडु से देखें इसे, तो तमिलनाडु का जो साउथ कोस्ट है, मतलब दक्षिणी जो तट है, उससे कुछ किलोमीटर की दूरी पर ये प्लेस हुआ है। नंबर 3, यहाँ की पॉपुलेशन है ऑल ओवर 2 करोड़ की पॉपुलेशन यहाँ पे रहती है। नंबर 3 पे जो नेक्स्ट पॉइंट जिसमें है आपका 74% मेजर ग्रुप ऑफ सिंगाला स्पीकर। इसमें जो मेजर जो जातीय समूह है मुख्य तौर पर वो सिंगली समुदाय के लोग हैं, जिनकी आबादी 74% है। बात करें सेकंड जो इसमें ग्रुप है, 80% पीपल आर तमिल स्पीकर इन विच 30% आर श्रीलंकियन तमिल्स एंड अदर्स आर इंडियन। जो इसका जो मेजर ग्रुप है दूसरा 18% का है, जिसमें तमिल लोग हैं और तमिल भी 2 टाइप्स के हैं। जो फर्स्ट टाइप के जो तमिल हैं वो 13% जो एक्चुअल श्रीलंका के हैं, एंड बाकी जो इंडियन हैं जिन्हों को
आज़ादी से पहले इंडिया से तमिल ले जाए वो सॉरी श्रीलंका लेके गए थे अंग्रेज लोग। दैन लास्ट में जो 7% पीपल हैं यहाँ के वो क्रिश्चियन है। उनका क्या रिलीजन है? क्रिश्चियन। और वो दोनों लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं। वो सिंगाला लैंग्वेज भी यूज़ करते हैं, दैन दे यूज़ ऑल्सो तमिल लैंग्वेज। नाउ 7% पीपल वहाँ के ईसाई है जो कि सिंगली और तमिल भाषा दोनों ही बोलते हैं। आई होप स्टूडेंट आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अब चलते हैं कि दोनों कंट्री के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम है और उन्होंने शॉर्ट आउट कैसे की अपनी अपनी प्रॉब्लम को। नाउ वी बिगिन विथ श्रीलंका, हाउ टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम। हम स्टार्ट करते हैं श्रीलंका के साथ, किस तरीके से प्रॉब्लम यहाँ पे है और किस तरीके से शॉर्ट आउट कर रहे हैं अपनी प्रॉब्लम को। तो कंडीशन देख लेते हैं पहले किस तरीके से किए इन्होंने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1948 के टाइम में जब ये फ्री हुआ था, आज़ादी मिली थी, तब से श्रीलंका के अंदर जो मेजरली सिंगली ग्रुप था उसने गवर्नमेंट पर अपना कंट्रोल कर लिया। मेजर ग्रुप कैप्चर द रूल ऑफ श्रीलंका आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1948, मतलब कि श्रीलंका 1948 में आज़ाद हुआ, तब से वहाँ का जो सिंगाला ग्रुप था उन्होंने वहाँ पर अपना पावर स्टेबल कर लिया। दैन उसके बाद 1956 के अंदर उन्होंने एक लॉ पास किया, एक कानून बनाया। उन्होंने सिंगली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया। दे अनाउंस ओनली वन ऑफिशियल लैंग्वेज टू द सिंघाला इन 1956। 1956 के कानून के तहत जितने भी गवर्नमेंट कामकाज होंगे, गवर्नमेंट के जितने भी ऑफिशियल वर्क होने वाले हैं, उन सभी के लिए सिर्फ और सिर्फ सिंघाला लैंग्वेज, मतलब कि हिंदी में सिंगली लैंग्वेज को ही उन्होंने प्रेफर किया अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। अब बात करते हैं इसमें, देन जब तमिल से जो पीपल थे, हमारे तमिल लोग थे, उनको लगा कि हमारे साथ तो क्या हो रहा है, एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, भेदभाव हो रहा है। तो इस चीज़ का जवाब देने के लिए उन्होंने सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाई, मतलब अपने अधिकारों की मांग की। द तमिल पीपल टेक्स एक्शन अगेंस्ट द गवर्नमेंट फॉर देयर राइट्स। भाई जब किसी को बार बार नेगलेक्ट किया जाएगा, अवॉइड किया जाएगा, डिस्क्रिमिनेट किया जाएगा, देन वो एक्शन तो लेगा, आवाज़ तो उठाएगा ना। तो सेम यही किया वहाँ के पीपल्स ने। नाउ इस तरीके से वहाँ पर एक सिविल वॉर की कंडीशन बन गई है और उनकी प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा बढ़ती गई। तो इस तरीके से वहाँ की जो प्रॉब्लम थी बहुत ही ज़्यादा डे बाई डे इंक्रीज़ हुई। अब बात करते हैं बेल्जियम के अंदर क्या रहा कि बेल्जियम ने कैसे शॉर्ट आउट किया अपनी प्रॉब्लम को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं हमारे स्टार्टिंग टाइम में, शुरुआती समय में बेल्जियम में जो फ्रेंच लैंग्वेज के लोग, फ्रेंच हमने पढ़ा कि फ्रेंच लैंग्वेज के लोग यहाँ पे ज़्यादा थे हमारे ब्रसेल्स कैपिटल के अंदर, तो उन लोगों का ज़्यादा पावर था यहाँ पर। तो उन्होंने स्टार्टिंग में अपनी क्या कर ली, रूल कर लिया वहाँ पर, कहाँ पर, बेल्जियम के अंदर। इन द स्टार्टिंग रूलर वर फ्रेंच स्पीकर इन बेल्जियम। ना उसके बाद क्या हुआ, जब उन्होंने थोड़े टाइम के रियलाइज़ उन्हें कि अदर पीपल भी हैं हमारी कंट्री के अंदर, उनको भी हमें राइट्स देने चाहिए, तो उन्होंने 1970 से लेकर के 1993 के बीच में उन्होंने डच और फ्रेंच जितने भी लोग हैं उनको प्रॉपर राइट देने के लिए वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में 4 अमेंडमेंट किए, मतलब 4 चेंजेस किए, 4 बार संविधान के अंदर परिवर्तन लाया ताकि डच भाषी लोग और फ्रेंच भाषी लोग दोनों को इक्वल लाया जा सके। मतलब कि बिटवीन 1970 एंड 1993 दे अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम फॉर इक्वलिटी ऑफ द डचेस एंड द फ्रेंच पीपल, कि ताकि फ्रेंच पीपल्स इक्वल हो जाएं किसके, डचेस के, ताकि उनको डिस्क्रिमिनेशन न फील ना हो, मतलब आइसोलेट फील ना करे वो, आइसोलेटेड, कि हम यहाँ से इस कंट्री के पार्ट है, हमें यहाँ पे कोई भी राइट्स दिए नहीं जा रहे। सो ये अमेंडमेंट की गई 4 टाइम्स, अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि गवर्नमेंट के जो मेजर लोग हैं वो इस चीज़ को समझ रहे हैं। नाउ थर्ड, अब उसके बाद जो अमेंडमेंट में 4 चेंजेस लाए गए, नंबर 1 वहाँ पे देखा गया कि जो गवर्नमेंट फॉर्म की जाएगी उसके बाद उस पर दोनों लैंग्वेज के 50-50% पीपल वहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे, वो चाहे वो डच लैंग्वेज का हो चाहे वो फ्रेंच लैंग्वेज का हो। देन क्या हुआ कि जो ऑल ओवर जो पावर थी सेंट्रल गवर्नमेंट की, यूनियन जो गवर्नमेंट थी उसकी पावर को दोनों ग्रुप्स के बीच में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। मतलब कि उसमें डचेस भी थे एंड आपका फ्रेंच लोग भी थे, मतलब दोनों पीपल्स, दोनों टाइप्स की पीपल्स के बीच में जो यूनियन गवर्नमेंट थी वो डिवाइड कर दी गई 2 रीजन्स के अंदर। केंद्र सरकार की शक्तियों को क्षेत्रीय सरकारों में बांट दिया गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ब्रसल्स में अलग सरकार बनी, मतलब कि एक सेपरेट गवर्नमेंट बनाई गई, कहाँ पर, ब्रसल्स के अंदर। वहाँ भी ये रेशो रखा गया किसका, 50-50 का,
ताकि किसी भी ग्रुप को यहाँ पर अवॉइड ना किया जाए, सभी को इक्वल राइट यहाँ पर हम प्रोवाइड कर सके। इन सब के अलावा जो लास्ट में देखा गया कि केंद्र व राज्य सरकार के अलावा जो थर्ड लेवल है गवर्नमेंट का, जिसे कि लोकल गवर्नमेंट कहते हैं, वहाँ पर उसे स्टेबल किया गया ताकि छोटे लेवल पे जा कर के चीज़ों को देखा जा सके। तो ये अच्छी चीज़ थी कि थर्ड लेवल गवर्नमेंट कंस्टिट्यूट की गई ताकि जितनी माइनर प्रॉब्लम आती है छोटी छोटी, उनको सॉल्व किया जा सके। अब बात आती है कि आपकी जो सत्ता की साझेदारी है वो क्यों ज़रूरी है, वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल। अब इसके कुछ रीज़न आते हैं। ये ज़रूरी है बिकॉज ऑफ ये डिज़ायरेबल है। नंबर 1 चीज़, क्योंकि इससे विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव की शंका कम हो जाती है। मीन इट रिड्यूस पॉसिबिलिटीज ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन द सोशल ग्रुप्स। मतलब जब सब में शक्तियाँ बराबर बांट दी जाएंगी तो दो ग्रुप्स आपस में किसी भी टाइप्स का कोई भी उनके बीच में क्या होगा, कन्फ्लिक्ट नहीं होगा। मतलब कि उनके बीच में कोई भी गुस्सा, कोई भी कहते गुस्सा कह ले हम, एक दूसरे के प्रति नफरत जैसी चीज़ बचेगी नहीं, क्योंकि उनके बीच क्या है, ऑलरेडी पावर शेयरिंग हो चुकी है, इक्वल पावर उन्हें मिल चुकी है, तो कोई भी लड़ाई झगड़े करना पसंद नहीं करेगा। सेम सेकंड चीज़ यहाँ पे अहिंसा और राजनीतिक स्थिरता आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे लोग हैं, जब उनको प्रॉपर राइट मिलेंगे तो वो किसी भी टाइप की क्या होंगे, उनके बीच लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, वायलेंस नहीं होगी, और इसकी वजह से जो पॉलिटिक्स है, जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, वो कंटिन्यू हो जाएगी। मतलब कि बार बार लड़ाई झगड़ों की वजह से गवर्नमेंट चेंज होगी, दूसरी गवर्नमेंट बनेगी, लोग फिर इसको हटाएंगे, फिर दूसरी गवर्नमेंट बनेगी, तो इस तरीके से स्टेबिलिटी नाम की चीज़ क्या होती है, ख़त्म हो जाती है। बट पावर शेयरिंग होगी तो स्टेबिलिटी रहेगी गवर्नमेंट के बीच में। नंबर 3, जो माइनर लोग होते हैं, अल्पसंख्यक, जिनकी संख्या कम होती है, उनको अपने अधिकार मिल जाते हैं, गेट देयर राइट टू द माइनर्स। नंबर 4, इससे एक अच्छे लोकतंत्र की स्थापना होती है, इट्स स्टेबल्स अ गुड डेमोक्रेसी। मतलब कि सभी लोगों को प्रॉपर यहाँ पे राइट्स मिल रहे हैं, लाइक अ गुड डेमोक्रेसी। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ठीक से समझ आ रहा होगा। अगर कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। नाउ चलते हैं आगे कि सत्ता की साझेदारी के फॉर्म्स क्या है हमारे पास, क्या क्या रूप हैं, क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या प्रकार हैं इसके, हम इसकी बात कर लेते हैं। तो इसमें जो पहला टाइप है आपका, वो क्षैतिज सत्ता की साझेदारी, जैसे कि हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग कहते हैं। अब इसके अंदर होता क्या है, मेजरली जैसे आपके इंडियन गवर्नमेंट के अंदर है कि 3 पार्ट्स में डिवाइड है, जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा होता है, जिसे कि इंग्लिश में कहते हैं हम इन दिस पावर शेयरिंग बिटवीन द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। मतलब सरकार के जो तीनों ऑर्गन्स हैं, इनके बीच क्या इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है पावर का। इसमें सरकार के विभिन्न स्तर एक ही लेवल पे आकर अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। मतलब सरकार के जितने अंग हैं वो सभी एक ही लेवल पे काम करते हैं, कोई किसी से छोटा या बड़ा इसमें नहीं होता। इन दिस ऑल ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट यूज देयर पावर एट द सेम लेवल। यहाँ पे ये नहीं कहेगा भाई मैं तेरे से बड़ा हूँ या मैं तेरे से बड़ा हूँ, यहाँ पे ऐसा कोई इशू नहीं आएगा, बिकॉज ऑफ दे हैव द इक्वल कैपेसिटी। ठीक है, बट यहाँ पे एक अच्छी प्लस पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि ये तीनों एक दूसरे पर थोड़ा बहुत कंट्रोल, मतलब अंकुश लगा सकते हैं। दे ऑल थ्री पुट सम लिमिटेशन ऑन ईच अदर। एक दूसरे पर कोई ना कोई ये लिमिटेशन लगा सकते हैं, अच्छी बात है। इस व्यवस्था को नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था कहते हैं। थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक होगी यहाँ पे भी। दिस सिस्टम इज कॉल्ड चेक एंड बैलेंस सिस्टम। इसमें क्या होता है, चेक एंड बैलेंस किया जाता है, पहले देखा जाता है फिर इसको ठीक करने की कोशिश की जाती है। नाउ नेक्स्ट है हमारा जो अगला फॉर्म है हमारा, वो है ऊर्ध्वाधर सत्ता की साझेदारी। अभी हम हॉरिजॉन्टल पढ़ के हैं, ये होता है वर्टिकल। अब वर्टिकल के अंदर क्या, जो पावर शेयरिंग होती है वो भी 3 लेवल पर होती है, विभिन्न स्तरों पर होता है। मतलब यहाँ पे लेवल टू लेवल होता है, अप एंड डाउन कह सकते हैं आप, ऊपर या नीचे के तरीके से। अब इसमें क्या होता है, केंद्र सरकार होती है सबसे ऊपर, देन स्टेट गवर्नमेंट जिसे राज्य सरकार कहते हैं, और सबसे लास्ट में आपका लोकल गवर्नमेंट होती है, जिसे क्षेत्रीय शासन कहते हैं। तो इन तीनों के बीच में पावर शेयरिंग होती है। नेक्स्ट इसमें क्या है कि जो इसमें जो लोअर गवर्नमेंट होती है, सरकार का जो निचला स्तर होता है, उसके ऊपर ऊपरी सरकार का कंट्रोल होता है। जैसे लाइक स्टेट गवर्नमेंट है, उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल है, और जो लोकल गवर्नमेंट है उस पर स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल है। एक तरीके से जो लेवल डिवाइड कर रखे हैं कि टॉप पर एक अपर गवर्नमेंट होगी जो उससे लोअर को कंट्रोल करेगी, देन अगली वाली इससे
अगले वाले को कंट्रोल करेगी। तो ये एक तरीके से ये आगे स्ट्रक्चर बना रखा है। इस तरीके के जो सत्ता का बंटवारा होता है उसे हम ऊर्ध्वाधर वितरण कहते हैं। दिस टाइप ऑफ पावर शेयरिंग नोन एज द वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो काफ़ी इजी है टॉपिक, फिर भी जो भी डाउट रह गए होंगे आपके, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और अगर आपको हिस्ट्री के, पॉलिटिकल के, इकोनॉमिक्स के, किसी भी अदर सब्जेक्ट के डाउट्स आते, आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। और वीडियो को प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। इतनी मेहनत की है मैंने आप सभी के लिए, तो शेयर ज़रूर कर दें इसे। थैंक यू।